हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से लगता है कि वह स्वयं किसान नहीं हैं और उनको किसानों की समस्याओं की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान 8 महीने तक अपने क्षेत्र में खेती करें और 4 महीने के लिए वहां से हट जाएं। अपने क्षेत्र से किसान तो वही रहेगा जहां उसकी जीविका या जमीन होगी। आखिर 4 महीने के लिए किसान कहां चले जाएं और क्यों जाएं? मंत्री महोदय को किसानों के विषय में जानकारी नहीं है और वह बहुत ही अव्यवहारिक बात कर रहे हैं। पैराग्राफ। बाढ़ के संबंध में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सारी समस्याओं के समाधान के लिए वह इस मसले में मॉडल सर्वेक्षण के लिए फिर से तैयार हैं, क्योंकि गत वर्ष जो बाढ़ आई थी उसमें पंजाब को छोड़कर करीब करीब समस्त उत्तर भारत ग्रस्त हो चुका था। बिहार और यूपी भी पूरी तरह से प्रभावित थे। असम और बंगाल भी प्रभावित थे। उस प्रकार के अनुभव के बाद क्या सरकार नए सिरे से इस पूरी समस्या को लेकर यूपी और बिहार से समन्वित मॉडल सर्वेक्षण करने के लिए तैयार हैं? तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार इन तीनों की एक मिली-जुली कॉन्फ्रेंस में इस बात के हर पहलू पर विचार करके क्या आप कोई अंतिम निर्णय करेंगे? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस विषय पर बहुत ही स्पष्ट अपने विचार हमारे सामने रखें और जो हमने सुझाव दिए हैं क्या उनको स्वीकार करके केंद्रीय सरकार इस विषय में मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी और किसी तरह की कोई उलझन पैदा हो तो क्या उसको वह रोकेगी? जिन 1000 गांवों के डूब जाने की आशंका हो गई है, मान्यवर, ये वही गांव हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद का कारण बने हुए हैं और बहुत दिनों तक यह मसला अटका रहा है। पैराग्राफ। मंत्री महोदय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने स्वीकृति दे दी है। मेरे पास यह चिट्ठी है जिसे यूपी के चीफ इंजीनियर ने लिखा है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है तथा उन्होंने लिखा है कि इस बारे में उन्हें जानकारी दी जाए कि यह योजना क्या है और मॉडल सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है। इस चिट्ठी में बांध बनाने का साफ शब्दों में विरोध किया गया है। पैराग्राफ। बिहार सरकार के ऐतराज करने पर केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने ही बांध बनने से रोक दिए और मॉडल सर्वेक्षण के लिए 12 बरस तक लटकाए रखा, लेकिन केंद्रीय सरकार यह भेदभाव की नीति अपना रही है कि उत्तर प्रदेश के ऐतराज करने पर भी कहा जा रहा है कि यह बांध बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको जानकारी नहीं दी जाती है। बिहार भी हमारा सूबा है और उत्तर प्रदेश भी हमारा सूबा है। इस बांध के बनने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंजीनियर्स को देखना चाहिए कि जो बांध बनाया जाए वह टूटे नहीं, क्योंकि पहले भी यूपी में कोई बांध न बनाया जाए, क्योंकि ऐसे बांध बनवाने से देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब तो यह भी साबित हो चुका है कि बाढ़ की समस्या का हल बांध नहीं है। पैराग्राफ। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस चिट्ठी का मैंने हवाला दिया है क्या मंत्री महोदय को उसकी जानकारी है? क्या मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों
और चीफ इंजीनियर्स के साथ बैठकर कोई रास्ता निकालने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि 1 लाख लोग प्रभावित हैं, लेकिन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 3 लाख लोग प्रभावित हैं। हमारे सामने समस्या यह है कि ये 3 लाख लोग कहाँ जाएं। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही विषय पर बोलना चाहता हूं और वह है जमीन की सीमा निर्धारित करना। यह खुशी की बात है कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस विषय पर अपने उपयोगी सुझाव रखे। वैसे तो मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इसका जिक्र आ गया है, इसलिए मेरा अपना जो दृष्टिकोण है उसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। जमीन का बंटवारा हो या उसका सीमा निर्धारण हो अथवा निजी संपत्ति की सीमा निर्धारित की जाए, इस बदलते हुए जमाने में इसके खिलाफ कोई नहीं हो सकता और न मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके खिलाफ हों। यह उनके मन की बात है, उनसे झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। पैराग्राफ। यह बात सही है कि कभी जमाना था जब बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी बड़ी बड़ी जागीरदारी थी। आज वे नहीं रहे, राजा लोग भी नहीं रहे। अब केवल बड़ी बड़ी जमीन वाले कुछ लोग जरूर हैं जो अब भी अपने को जमींदार कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब सरकार यह 4थी सीलिंग जमीन पर कर रही है। हमको दिक्कत यह मालूम होती है कि इस सीलिंग की जरूरत इसलिए हुई कि अभी तक जितनी भी सीलिंग हुई है उसको क्रियान्वित नहीं किया गया, और हमको डर इस बात का है कि यह जो 4थी बार सीमा निर्धारण होने जा रहा है उसका भी क्रियान्वयन इतना पेचीदा मसला है कि कानून मंत्री अपनी सारी किताबें खोजते हुए रह जाएं, तब भी इसका हल नहीं निकलेगा तथा इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा। आखिर ऐसा क्यों? पैराग्राफ। एक ही उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ बटाईदारी पद्धति है जिसके अनुसार जिसके पास जमीन है और अगर बटाईदारी किसी के नाम से है तो जमीन वाले लोग लिख कर नहीं देते। अगर वह लिख दें कि 15 वर्ष से बटाईदार है हमारी जमीन का और वह आदमी गरीब है और वह सीलिंग के अंदर आता है, कानून उसके खिलाफ क्या करेगा और इसका नतीजा यह होगा कि जमीन उससे नहीं निकलेगी और वह जमीन का मालिक बना रहेगा। पैराग्राफ। दूसरी चीज यह है कि चाहे जमीन हो, चाहे नौकरी हो या सिनेमा हो या कोई बिजनेस हो, हर आदमी का एक ही मतलब है कि उसको जीवन यापन का साधन मिले, उसके बच्चों की पढ़ने का इंतजाम हो, जब बीमार पड़े तो दवा दारू का इंतजाम हो, बूढ़ा हो तो उसकी परवरिश हो, सही देखभाल हो और उसकी आमदनी भी किसी न किसी जरिए से चलती रहे। जमीन रखने का भी यही मतलब है, जो जमीन जोतता है उसका भी यही मतलब है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात पर सोचा गया है कि एक परिवार की आमदनी क्या होनी चाहिए? सरकार कम से कम 5 आदमी का एक परिवार मानती है, तो उसकी आमदनी क्या होनी चाहिए जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सके और अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण कर सके, बच्चों की शादी कर सके, कम से कम एक मामूली मकान जिसमें वह अपने तथा अपने परिवार को छुपा सके, इतना बना सके। इन बातों को सोच करके क्या सरकार की तरफ से एक आमदनी फिक्स की गई है या नहीं? पैराग्राफ। जो लोग भूमि की सीमा निर्धारण की बात करते हैं, चाहे 10,
15 या 20 एकड़ तक की सीमा निर्धारित करने की बात करें, उससे मतलब नहीं है। विशेष बात यह है कि आप भूमि की वही सीमा निर्धारित करें जिससे उसे इतनी आमदनी जरूर हो जिससे वह अपने तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सके। फिर चाहे वह 5 एकड़ या 1 एकड़ जमीन ही क्यों न हो। तो मेरा अर्ज यह है कि सरकारी भूमि की सीमा निर्धारित करने से पहले यह निर्धारित करे कि एक आदमी की आय कितनी होनी चाहिए, अर्थात सबसे पहले आमदनी की सीमा निर्धारित हो कि कम से कम एक व्यक्ति को कितनी आमदनी होनी चाहिए। ऐसा करने पर ही सरकार भूमि की सीमा निर्धारण में कामयाब हो सकेगी। विराम समाप्त।